नमस्कार दोस्तों, जगू का जीके हब और डिजिटल स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आपका आभार और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आज हम डे रूटीन की कड़ी में वापस मिल रहे हैं। जो हमारा रोजाना का करंट अफेयर होता है, 5 न्यूज़ होती है और उन 5 न्यूज़ को हम सब्जेक्ट के साथ जोड़कर आपको बताते हैं। सब्जेक्ट से किस प्रकार से वो जुड़ती हैं उनके बारे में हम बताते हैं। जो आपका हम करंट को बोलें तो 2 प्रकार का करंट होता है। डायरेक्ट करंट आपको दिखा दिया जाता है कि भाई ये डायरेक्ट करंट आज की ये परीक्षा में अखबार में चर्चित रही है चीज़ें, और इनडायरेक्ट करंट में हम उनको सब्जेक्ट से जोड़ देते हैं। आप इसको करंट अफेयर न कर करके जनरल स्टडी एंड अवेयरनेस कह सकते हैं। हर परीक्षा में वही आता है। मैं बार बार रोजाना कहता रहा हूँ कि हर परीक्षा के काम की चीज़ है, हर परीक्षा में ये पूछा जाता है। स्टूडेंट इसको ऐसे मानता है कि भाई सब करंट मेरे नहीं है, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से हर पेपर में जुड़ा हुआ है। अब हम जो बात कर रहे हैं कि हम जो करंट रोजाना आपको बताते हैं वो पहले दिन का बताते हैं। तो आज 7 तारीख है, तो 6 तारीख की जो करंट है वो बता रहे हैं आपको, और 6 तारीख का करंट क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक सूचना मैं पहले दूंगा। आज से शुरुआत की है कि आपको टेलीग्राम पे नोट्स भी उपलब्ध होंगे। टेलीग्राम पे चैनल पे आपको नोट्स भी उपलब्ध होंगे। ये हम हमारे वीडियो के साथ ही कनेक्ट कर देंगे कहाँ पर आपको मिलेगा। तो टेलीग्राम पे आपको आज जो चीज़ें बताई जा रही है उसके नोट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ में एक न्यूज़ मैं और देना चाहूँगा कि सैटरडे और संडे की हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम, क्योंकि हमने स्टूडियो अभी शुरू किया तो पूरी तरह से स्टेबल में थोड़ी सी कमी है, तो सैटरडे और संडे को हमारी को टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण छुट्टी करनी पड़ेगी। और सोमवार को हम लाइव आपसे मिलेंगे। तो लाइव में हमारा टाइम वही 9 से 2 रहेगा जो हमारा रोजाना चल रहा है, और बाद में आपका 4 से 8 रहेगा, उसी में आपसे लाइव मुलाकात होगी। और मैं आपके साथ लाइव में परसों सोमवार को 2 दिन क्वेश्चन आंसर के साथ मिलूंगा, क्योंकि अब तक मैंने पढ़ाया तो किस टाइप से परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं उसके साथ मिलूंगा। तो आप लाइव भाग लेंगे तो क्वेश्चन में आप भी क्वेश्चन में शामिल हो सकेंगे और हम मिलकर के इसको करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर है 6 तारीख का। तो 6 तारीख के करंट अफेयर में हमारी कौन कौन सी चीज़ें हैं उनके बारे में हम आपको बताना जा रहे हैं। तो देखिएगा, आज हमारा जो करंट अफेयर है उसमें कौन कौन सी बातें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, वही हम डेली रूटीन में 5 न्यूज़ लेते हैं। डे रूटीन में क्या लेते हैं? 5 न्यूज़ हम डे रूटीन में लेते हैं, और इस डे रूटीन की न्यूज़ को देखिएगा। सबसे पहली न्यूज़ हमने ली है कि पहला टेस्ट ट्यूब बेबी, भारत में पहला आईवीएफ बच्चा या आईवीएफ जो बच्चा हुआ था या पहला टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ था, वो सामान्यतः 6 अगस्त 1986 को हुआ था। 6 अगस्त 1986 को ही हुआ था। तो भारत का 6 अगस्त क्यों महत्वपूर्ण है? तो 6 अगस्त टेस्ट ट्यूब बेबी भारत में मतलब सक्सेस हो गया था, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी यानी आईवीएफ हमारे यहाँ पे सक्सेस हो गया था 6 अगस्त 1986, और इसलिए हमने इसको लिया है। इसकी डिटेल हम आगे बताएंगे। अब आप कहोगे ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक जाकर के साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ जाएगा। मैंने बताया, चाहे सब इंस्पेक्टर आप देते हो, चाहे आप आरएस देते हो, चाहे पटवारी देते हो, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब में पूछी जाती है। तो पहला, मैं फिर बोलूं, पहला टेस्ट ट्यूब बेबी भारत में कब आया? तो 6 अगस्त 1986 को आया। ये हमारा डायरेक्ट करंट है। अब ये टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है उसके बारे में हम आगे बता रहे हैं। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है और बेसिकली आपका सभी परीक्षाओं में देते हैं। वंदे मातरम समाचार पत्र चितरंजन दास ने 1906 में जारी किया था। 1906, और 1906 में जारी किया। यह भी कब? 6 अगस्त 1906 को वंदे मातरम समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, जिसका संपादक कौन था? तो चितरंजन दास। कौन था? चितरंजन दास। तो आप देखोगे तो ये क्वेश्चन किसका हो गया? ये हिस्ट्री का हो गया। किसका हो गया? हिस्ट्री। हम चितरंजन दास के बारे में पढ़ेंगे। तो ये किसका हो गया? बोले, अब डायरेक्ट बोले तो क्या हुआ?
वंदे मातरम समाचार पत्र किसका था? तो चित्तरंजन दास का। और चित्तरंजन दास ने वंदे मातरम समाचार पत्र कब जारी किया? तो 6 अगस्त 1906 को। आगे 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा दिवस भी मनाते हैं। हिरोशिमा दिवस आपको पता है, जापान हिरोशिमा जापान का एक शहर है जिस पर अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम डाल दिया था 6 अगस्त 1945 को। और उस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय, जिससे हिरोशिमा पूरा तबाह हो गया। और उसकी कल 75वीं वर्षगांठ थी, तो उसके बारे में हमने बात की है। हिरोशिमा, कौन सा? हिरोशिमा। अब आप आए करंट में, आपने देखा तो परसों की घटना है, लेबनान की राजधानी बेरूत में विस्फोट हुआ और उसमें आपके हजारों लोग बेघर हो गए और लगभग सैकड़ों लोग क्या हो गए? मर गए। तो ये बहुत बड़ी घटना हुई, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। जैसे हमारे यहाँ पे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसी प्रकार से लेबनान की राजधानी बेरूत में ये घटना हुई है, तो चर्चा में हो गया। अब आया देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र आपका कहां पर है? उत्तराखंड में। यह आपका किसका क्वेश्चन हो गया? ज्योग्राफी का या जैव विविधता का? किसका? जैव विविधता। यह क्वेश्चन किसका हो गया? इंटरनेशनल। और साथ में आपका ज्योग्राफी का। तो देखिए दोस्तों, इसमें ऑटोमेटिक बोले तो जैव विविधता यानी ज्योग्राफी आ गई, पर्यावरण आ गया, ज्योग्राफी लेबनान के बारे में बात करें, ज्योग्राफी आ गई, इंटरनेशनल आ गया, हिस्ट्री आ गई, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गई, और आपका सारी चीजें इसमें अप्रत्यक्ष रूप से आती हैं। तो आज हमारी न्यूज है 5। पहली न्यूज आपकी कौन सी बताई मैंने? भारत की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी। दूसरी न्यूज आपकी बताई मैंने कौन सी? वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादन किसने किया? चित्तरंजन दास ने। तीसरी बात आई हिरोशिमा दिवस। और चौथी आपका लेबनान की राजधानी बेरूत पर आपको विस्फोट हुआ। और पांचवी बात है हिम तेंदुआ जो है संरक्षण केंद्र कहां पर बना है? तो उत्तराखंड में। तो ये पांचों बातें हमने बताई। अब देखिए एक एक को मैं डिटेल से बता रहा हूं, उसको देखिएगा एक बार। अब देखिए पहला नंबर है टेस्ट ट्यूब बेबी। अब सारी चीजें इसमें आ गई। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? तो इसको आईवीएफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईवीएफ से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब देखिए कुछ नहीं है, जनरल। अब जो विद्यार्थी साइंस का भी नहीं है, आर्ट्स का है, वो भी आराम से समझ सकता है कि पुरुष का शुक्राणु जो होता है वो महिला के शरीर में भ्रूण निर्माण करने में असमर्थ होता है। तब हम एक कृत्रिम प्रणाली का प्रयोग करते हैं। उस कृत्रिम प्रणाली से बच्चा पैदा किया जाता है, उसको बच्चे को हम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। पुरुष का जो शुक्राणु होता है, महिला का अंडाणु होता है, वो आपस में मिलते हैं तो भ्रूण बनता है, और भ्रूण बनता है तो उस भ्रूण से आपका बच्चा पैदा होता है। तो मैंने आपको बोला यहाँ पर जो पुरुष का जो शुक्राणु है वो कमजोर होने के कारण फर्टाइल नहीं होता, तो कमजोर होने के कारण वो अंडाणु के साथ क्रिया नहीं करता, इससे भ्रूण का निर्माण नहीं हो पाता। तब हम एक आर्टिफिशियल विधि का प्रयोग करते हैं, जिसको हम कौन सी बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। आ गया। अब ये कह रहे हैं कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी जो आईवीएफ है, इसको लेके कौन आया था? तो इसको लेके आने वाला था प्रोफेसर सर रॉबर्ट एडवर्ड। प्रोफेसर रॉबर्ट एडवर्ड बोल सकते हो। इसने पहला मतलब तो टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म दिया। वो कौन सा है? लुइस ब्राउन। उसका नाम मतलब टेस्ट ट्यूब से या आईवीएफ से पहला बच्चा जन्मा था, उसका नाम तो है लुइस ब्राउन। कब की बात है? 1978। लेकिन ये टेक्निक जो डेवलप की थी वो प्रोफेसर रॉबर्ट एडवर्ड ने की थी। अब देखिए दोस्तों, रॉबर्ट एडवर्ड को चिकित्सा में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। चिकित्सा में क्या मिल चुका है? नोबेल प्राइज। आरएस 2013 में ये मुख्य परीक्षा में आया था रॉबर्ट एडवर्ड क्यों आया? कि रॉबर्ट एडवर्ड की उस समय डेथ हो गई थी। अब मैं बोलना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। रॉबर्ट एडवर्ड की उस समय डेथ हो गई थी, तो वो करंट में क्या हो गया? चर्चा में। तो रॉबर्ट एडवर्ड पूछा, तो रॉबर्ट एडवर्ड के बारे में आप क्या लिखेंगे?
रॉबर्ट एडवर्ड आईवीएफ प्रणाली के क्या थे, जनक, जिसके उल्लेखनीय कार्य के लिए उनको चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया और हाल ही में उनका निधन हुआ था। तो उस समय निधन हुआ था तो रॉबर्ट एडवर्ड। तो आईवीएफ प्रणाली जो सिस्टम है उसका जनक है रॉबर्ट एडवर्ड, और पहला आईवीएफ बच्चा हुआ था उसका नाम क्या है, लुइस ब्राउन। और कब की बात है, 1978 की। अब आते हैं भारत में। भारत में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ था, वो बेबी हर्षा शाह। आज उसका नाम क्या है, हर्षा शाह। और ये कब की बात है, तो 6 अगस्त 1986 की, 6 अगस्त 1986। और ये टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ कहां पे था, तो जसलोक अस्पताल मुंबई में हुआ, जसलोक अस्पताल मुंबई। तो देखिए मैंने फिर बोला है, आईवीएफ क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, और टेस्ट ट्यूब बेबी जो है इस सिस्टम का जो जनक है, आविष्कारक है, वो कौन है, रॉबर्ट एडवर्ड है, जिनको चिकित्सा का नोबेल भी मिल चुका है। और बेसिकली इन्होंने जो बच्चे को मतलब जो बच्चा पहला आईवीएफ जन्म लिया था उसका नाम क्या, लुइस ब्राउन है। कब की बात है, 1978 की। और अब भारत में कब की बात है, तो 6 अगस्त 1986 की। और भारत में जो बच्चा बेबी जन्मा था उसका नाम क्या है, तो हर्षा शाह। और 6 अगस्त 1986 कौन से अस्पताल की घटना थी, तो जसलोक अस्पताल मुंबई। इस प्रकार से दोस्तों आप देखते हैं। अब आता है हमारा दूसरा टॉपिक था चित्तरंजन दास। कौन सा, चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास पे हम दूसरे टॉपिक पे बात कर रहे हैं। देखिए कौन सा टॉपिक है, चित्तरंजन दास। तो देखिए चित्तरंजन दास का पूरा परिचय देखेंगे दोस्तों, किस टाइप से क्वेश्चन आता है। ये एक राजनीतिज्ञ भी थे, वकील भी थे और पत्रकार भी थे। पॉलिटिशियन जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, वकालत भी इन्होंने की और पत्रकारिता भी इन्होंने की। इनका उपनाम था देशबंधु। कौन सा, देशबंधु, जिसे देशबंधु चित्तरंजन दास बोलते हैं। तो देशबंधु इनका उपनाम था। वंदे मातरम इनका समाचार पत्र था, जिसका प्रकाशन 6 अगस्त 1906 में हुआ, 6 अगस्त 1906 में। तो वंदे मातरम जो समाचार पत्र है उसका प्रकाशन 6 अगस्त 1906 को हुआ। यह बात हो गई। तो समाचार पत्र का प्रकाशन किया तो ये पत्रकार हो गए। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक 1906 में ये कांग्रेस में शामिल हुए थे। 1906 में कांग्रेस में क्या हुए थे, शामिल। अब कांग्रेस में शामिल हुए तो इनके विचार कौन से थे, तो ये उग्र विचार थे, उग्र नीति एवं विचार थे। यानी कांग्रेस में दो विचारधाराएं थी, एक उदारवादी और एक कौन सी, उग्रवादी। तो उदारवादी विचारधारा और एक उग्र विचारधारा। तो ये उग्र विचारधारा के प्रवर्तक थे और 1906 में इन्होंने कांग्रेस में भाग लिया था। स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस इनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, राजनीतिक गुरु मानते थे। असहयोग आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1920-22 के दौरान चलाया था। तो 20-22 में इन्होंने बढ़ चढ़ करके क्या लिया, भाग लिया। और असहयोग आंदोलन के दौरान ही इनकी पत्नी गिरफ्तार हुई। इनकी पत्नी क्या हुई, गिरफ्तार। और इन्होंने राष्ट्रीय विद्यालय की क्या की थी, स्थापना। राष्ट्रीय विद्यालय कहां पर है, ढाका। सुन लो, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था कि हम ब्रिटिश नीतियों को असहयोग करते हैं, तो हम स्वदेशी पर क्या देते हैं, बल। उस स्वदेशी के पर बल देने में हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए इन्होंने कौन से स्कूल की स्थापना की थी, तो इन्होंने राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की थी। कहां पर, ढाका में। और असहयोग आंदोलन के दौरान ही इनकी पत्नी मतलब बसंती देवी गिरफ्तार हुई थी। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी, तो बसंती देवी, जो किन की पत्नी थी, चित्तरंजन दास की। और इनको बसंती देवी को सुभाष चंद्र बोस मां कहकर पुकारते थे। क्या कहकर पुकारते थे, मां। और बाद में आपको था 1921 में इसी आंदोलन के दौरान हमारा अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। और कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसका अध्यक्ष चित्तरंजन दास को ही चुना गया था। लेकिन वो उस दौरान जेल में थे और जेल में होने के कारण ये मतलब कांग्रेस का इनकी तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो हाकिम अजमल खान ने, हाकिम अजमल खान। और फिर ये कांग्रेस से अलग हो गए और इन्होंने एक अलग से पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। कौन सी, स्वराज। और जिसमें इनके सहयोगी कौन थे, मोतीलाल नेहरू और शहीद सुहारवर्दी। शहीद सुहारवर्दी इनके क्या थे, सहयोगी। तो 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई। अब मैं फिर बोल रहा हूं, 1923 में जो स्वराज पार्टी इन्होंने बनाई, उस पार्टी स्वराज पार्टी, ये क्वेश्चन आपका आरएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया था, आरएस प्री में। तो देखो दोस्तों,
कोई भी पर्सनैलिटी के बारे में आप इतनी ज़्यादा बात नहीं पढ़ सकते, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी इसके साथ ऑटोमेटिक ही आती हैं। तो इनको आप देखिएगा। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, चित्तरंजन दास राजनीतिज्ञ भी थे, वकील भी थे और पत्रकार भी थे। अब देशबंधु इनका उपनाम था। बाद में हम कह रहे हैं कि वंदे मातरम समाचार पत्र का इन्होंने संपादन किया। कब किया? 6 अगस्त 1906 को। अब हम 6 अगस्त ही पढ़ रहे हैं। अब फिर हम बोलना चाह रहे हैं कि इन्होंने कांग्रेस को भी 1906 में ही ज्वाइन किया। ये उग्र विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने गांधी के असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ करके क्या लिया, भाग लिया। और उसी दौरान इन्होंने राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना करी ढाका में। और उसी दौरान ये पत्नी सहित क्या हो गए, गिरफ्तार हुए। और इनकी पत्नी जो बसंती देवी थी, वो असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी जिसको सुभाष चंद्र बोस मां कहकर पुकारते थे। और उसी दौरान 1921 में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में क्या चुने गए? अध्यक्ष। और अध्यक्ष चुने गए तब ये जेल में थे, तब इनका जो प्रतिनिधित्व किया वो अजमल खान ने किया। और बाद में हम बोल रहे हैं कि 1921 बाद में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और अपनी खुद की पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी में इनके साथ कौन जुड़े हुए थे? तो मोतीलाल नेहरू। तो 1923 में स्वराज पार्टी का उद्भव हुआ। और जिसका प्रतिनिधित्व किसने किया? चित्तरंजन दास और साथ में मोतीलाल नेहरू। ये आरएस प्री में पूछा। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से दोस्तों आता है। तो एक चीज को लेकर के हम सारी चीजों को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका टेस्ट ट्यूब बेबी का था, दूसरा क्वेश्चन आपका चित्तरंजन दास का था। अब आगे बढ़िए। तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपका है हिरोशिमा दिवस। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखिए, आप थोड़ी सी चीजों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, एक बार इसकी पृष्ठभूमि बता रहा हूं। सेकंड वर्ल्ड वार हुआ। सेकंड वर्ल्ड वार आपका 1939 से लेकर के 39 से लेकर के और 45 तक हुआ। 39 से कितना हो गया? 45। 39 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, मैंने लिखा भी है। और इस द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ? एक तरफ तो मित्र राष्ट्र थे, एक तरफ कौन से थे? धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन था, अमेरिका था, ब्रिटेन अमेरिका वगैरह थे। इधर आपका जर्मनी था, इटली था और जापान था। जर्मनी, इटली और जापान। हम भी सामान्यतः मित्र राष्ट्रों की तरफ ही थे। तो ये जर्मनी, इटली और जापान। अब विश्व युद्ध हो रहा है। तो पहले पलड़ा धुरी राष्ट्रों का भारी था। उस दौरान जापान की सेना आदि ने पर्ल हार्बर, अमेरिका के पर्ल हार्बर पर बम वगैरह डाला था। इससे अमेरिका क्रोधित हो गया और अमेरिका ने जापान पर 2 बम डाल दिए। एक तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और 9 अगस्त को उन्होंने नागासाकी पर बम डाल दिया। तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को कौन सा? नागासाकी। और ये दुनिया की पहली परमाणु बम की घटना थी, उसके बारे में हमने जिक्र किया है। तो हिरोशिमा नागासाकी दिवस। तो देखिए 6 अगस्त। अब हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से कब तक होता है? 45। उसके दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान का जो शहर है हिरोशिमा, उस पर एक बम डाला जिसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। और उस बम डाला, उसमें 90% आबादी तबाह हो गई और 70,000 लोग मारे गए। और 9 अगस्त को फिर आपका बम डाला 9 अगस्त को। तो 9 अगस्त को आप देखते हैं तो अमेरिका ने जापानी शहर नागासाकी पर बम डाला। उसका नाम था फेटमैन। क्या नाम था? फेटमैन। तो फेटमैन परमाणु बम डाला। ये दोनों बम से लगभग जापान में 2.5 लाख लोगों की मौत हो गई। कितने लाख लोगों की मौत हो गई? 2.5 लाख। और इसी से प्रभावित होकर के 15 अगस्त 1945 को जापानी सम्राट हिरोहितो ने आत्मसमर्पण कर दिया। और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। और तब से 47 से हिरोशिमा में एक पीस मेमोरियल पार्क बना हुआ है। कौन सा पार्क बना हुआ है? पीस मेमोरियल पार्क। उस पीस मेमोरियल पार्क जो है उसमें पीस मेमोरियल पार्क हिरोशिमा में बना हुआ है 1947 से। वहां पर लोग लगातार क्या होते हैं? एकत्रित होकर के और श्रद्धांजलि देते हैं। उसकी कल 75वीं वर्षगांठ थी। और बाद में जापान ने
परमाणु से निषेध कर लिया, परमाणु से बिल्कुल पीछा छुटा लिया और युद्ध से पूरा पीछा छुटा लिया। यानी ऐसा कौन सा देश है जो परमाणु मुक्त हो गया और युद्ध पर भी इन्होंने क्या लगा दी रोक, और शांति पथ पर क्या की शुरुआत, और शांति पथ पर शुरुआत करके इन्होंने पूरा तहस नहस चीज़ों को वापस बसाया और देश में मिसाल, विश्व में मिसाल कायम की और शांति पथ पर चलते हुए पूरे विश्व में अपने आप को स्थापित किया। तो हिरोशिमा दिवस कब का है? 6 अगस्त का। और नागासाकी दिवस कब का है? 9 अगस्त का। और हिरोशिमा पर जो बम डाला गया उसका नाम क्या? लिटिल बॉय। और नागासाकी पर बम डाला गया उसका नाम क्या? फैटमैन। कौन सा? फैटमैन। इन दोनों बमों से, ये बम किसने डाले? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने डाले थे। तो ये बारे में हमारी बात हुई। और अब हम दोस्तों बताना चाह रहे हैं कि अगर आप बात करते हो तो ये इंटरनेशनल रिलेशन हो गया और ये सब चीज़ें आपको पढ़ने का मौका मिलता है। तो तीसरी चीज़ अब हम बात कर रहे हैं, पहले हमने आईवीएफ पढ़ा, दूसरा हमने आईवीएफ के बाद चित्तरंजन दास पढ़ा, और तीसरा हमने ये हिरोशिमा नागासाकी पढ़ा। अब चौथा हमारा टॉपिक है वो आपका देखिए, चौथा टॉपिक, तो चौथा टॉपिक है लेबनान शहर में तबाही का मंजर। लेबनान शहर में कौन सा है? तबाही का मंजर लेबनान शहर में है। तो देखो, बेरूत बंदरगाह, लेबनान की जो राजधानी है वो बेरूत है। लेबनान की राजधानी कौन सी है? बेरूत। वहां के जो बंदरगाह है, वहां का जो वेयर हाउस था, वेयर हाउस मतलब जो स्टोरेज था, उस वेयर हाउस में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था। कौन सा? अमोनियम नाइट्रेट। ये देखो, अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था। तो ये गैस अमोनियम नाइट्रेट ना, ये आपका अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था जो खाद बनाने के काम आता है। वो अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट हो गया और उसमें लगभग 135 लोगों की क्या हो गई? मौत, और 5000 से अधिक लोग क्या हो गए? घायल। तो बेरूत अब इसमें चर्चा में कौन है? लेबनान चर्चा में। लेबनान की राजधानी कौन सी? बेरूत चर्चा में है। और वो गैस, वो रसायन चर्चा में है। कौन सा? अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट, इसमें ये विस्फोट हुआ, उससे बहुत बड़ी त्रासदी हुई, जो बहुत ही बड़ी घटना है। जैसे हमारे यहाँ पे भोपाल गैस त्रासदी हुई, तो हमारे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो नाम पूछते हैं वो अब तक परीक्षाओं में पूछते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे मिथाइल अमोनियम नाइट्रेट का नाम पूछते हैं। ये आपका है ये लेबनान। तो इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं। बेरूत, लेबनान की राजधानी कौन सी है? बेरूत। और यहाँ पे जो रसायन का जो विस्फोट हुआ वो कौन सा था? अमोनियम नाइट्रेट। अब हम लेबनान के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, लेबनान के बारे में आप बात करें तो क्या करेंगे? देखिएगा, लेबनान अरब देशों का, जो अरब कंट्री जो उनका स्वर्ग कहलाता है, और पूर्व में फ्रांस के अधीन था। किसके अधीन था? फ्रांस के अधीन था। फ्रांस से बाद में स्वतंत्र हुआ और इसकी राजधानी कौन सी है? बेरूत है, जो अरब का पेरिस कहलाती है। अरब का क्या कहलाती है? पेरिस। ये कौन से महाद्वीप में पड़ता है? एशिया में। इसके उत्तर और उत्तर पूर्व में सीरिया है। उत्तर और उत्तर पूर्व में कौन है? सीरिया। और दक्षिण में इसके कौन है? इजराइल। उत्तर और उत्तर पूर्व में कौन है? सीरिया। और दक्षिण में क्या है? इजराइल। और ज्योग्राफिकल रूप से देखें तो पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। और एक तरफ तो भूमध्य सागर और एक तरफ अरब सागर, इनके बीच में यह सेतु के रूप में बसा हुआ है। 15 साल से यहाँ पे गृह युद्ध चल रहा है और ये देश $92 अरब का कर्जा है इस पे, और आधी से अधिक आबादी यहाँ पे बीपीएल में आती है। और जो बीपीएल में आती है, अतः इस देश की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। अगर ऐसा रहा तो इसमें और ज़्यादा आर्थिक संकट आएगा। यहाँ के राष्ट्रपति मिशेल सुलेमान है जो ईसाई है, क्योंकि, और जो प्रधानमंत्री है वो साद हरीरी है जो सुन्नी मुसलमान है। यहाँ की कहानी देख लीजिए, यहाँ पे 60% जनसंख्या लगभग मुस्लिम है, 40% जनसंख्या ईसाई है। तो यहाँ का राष्ट्रपति तो ईसाई बनता है और प्रधानमंत्री यहाँ का कौन बनता है? मुसलमान बनता है। तो ये दोनों चीज़ें आ गई। देखो दोस्तों, इससे देशों का परिचय हो जाता है। लेबनान अरब का क्या बोलते हैं? स्वर्ग। किसके अधीन था? फ्रांस के। लेबनान की राजधानी कौन सी है? बेरूत। बेरूत आपका अरब का क्या है? पेरिस। ये कहाँ पर स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में है, भूमध्य सागर के पूर्व में है। और इसके एक तरफ कौन है? सीरिया, एक तरफ कौन है? इजराइल। और बेसिकली ये भूमध्य बेसिन और अरब के क्या है? बीच में सेतु के रूप में क्या करता है? काम करता है। यहाँ पर ईसाई और मुस्लिम जनसंख्या है। राष्ट्रपति यहाँ पे कौन बनता है? ईसाई। और प्रधानमंत्री यहाँ का कौन बनता है? मुस्लिम। तो राष्ट्रपति कौन है? मिशेल सुलेमान। और प्रधानमंत्री कौन है? साद हरीरी। इस टाइप से आप थोड़ा सा देख सकते हैं।
आप महसूस करोगे, आप और भी क्लास देख रहे हैं, इनमें हम एक जो पीरियड है आधा घंटे क्लास है, उसमें इतना मैटर होता है कि आप सोच नहीं सकते। तो चीजों को देखिए आगे। अब लास्ट आपका टॉपिक है देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में। हिम तेंदुआ, ये दोस्तों जैव विविधता के अंदर टॉपिक आता है, आजकल काफी चलता है। तो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां पर बना है? तो उत्तराखंड में। अब इसमें थोड़ी थोड़ी बातें हैं। हिम तेंदुआ क्या होता है? तो ये विडाल प्रजाति है जो मध्य एशिया मंगोलिया में, मतलब इसका मेन स्थान कौन सा था? मंगोलिया। और ये तेंदुआ के समान है। किसके समान? जैसे तेंदुआ होता है उसी प्रकार का हिम तेंदुआ होता है। वैज्ञानिक नाम इसका पैंथेरिया यूनिशिया है और संकटग्रस्त प्रजाति है। संकटग्रस्त समझ गए होंगे, रेड डाटा बुक में ये शामिल है, पूछता है। और फिर बोलते हैं हमारे देश में ये हिमाचल प्रदेश का मतलब राज्य पशु है, और इसके अलावा ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का विरासत पशु है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का राष्ट्रीय विरासत पशु है। तो आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, राष्ट्रीय विरासत पशु पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कौन सा है? हिम तेंदुआ। तो हमारे भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा? हाथी। कौन सा है? हाथी। तो हमारा भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा? हाथी। तो मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का कौन सा है? तो हिम तेंदुआ। और अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब आता? तो 23 अक्टूबर को। और हिम मतलब बर्फ क्षेत्र में तेंदुआ रहता है, तो स्वाभाविक सी बात है ये हिमालय के उच्च हिमालय और ट्रांस हिमालय क्षेत्र में रहता है। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम जो हिमालयी क्षेत्र है उसी में इसका निवास है। और हिमाचल प्रदेश का ये राष्ट्रीय राजकीय पशु है। तो ये आपका क्या है? संकटग्रस्त प्रजाति में आता है। तो ये जैव विविधता के अंतर्गत दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ी थोड़ी चीजें आप सब में देखते हो तो सारी चीजों का ये परिचय होता है। इस प्रकार से आपने देखा। तो आज हमारी 5 न्यूज थी। इस 5 न्यूज के माध्यम से आपने सारा विस्तार से देखा, और इसका जो आपको नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध होंगे। हमारे चैनल के वीडियो के साथ लिंक कर दिया जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। और दोस्तों रोजाना देखते रहें और कंपेयर भी करें चीज़ों को। और ये जो मैटर है आप 1 घंटे आधा घंटे में आप इतना मैटर लोगे जो आप 10 घंटे पढ़ाई करते हो तो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार। अब हम सोमवार को लाइव क्लास में आपके साथ मिलेंगे, जिसमें हमारी क्वेश्चन श्रृंखला चलेगी। क्वेश्चन श्रृंखला में आप भी जितने लाइव जुड़ोगे तो उतना भाग लोगे तो आपको आनंद आएगा। तो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं।